हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय जो है हमारा, ये भी इकोनॉमिक्स यानी आपका आर्थिकी से है। चैप्टर 3 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके कुछ मुख्य जो प्रश्न हैं जो अक्सर हमारे पूछे जाते हैं, आज हम फिर से उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अब ये जो प्रश्न आ गया आपका, ये 6 अंकों का आ गया। ठीक, अब देखें, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। हमें इस कथन की पुष्टि करनी है, यानी हमें बताना है ये बात, ये चीज हमें बतानी है उदाहरणों के साथ में कि किस तरीके से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। यानी उत्पादों का प्रसार हुआ है और सेवाओं का प्रसार हुआ है। किसके माध्यम से बढ़ा है? ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ये बात हमें बतानी है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, उत्तर एक ही होगा। ऐसे पूछा जाएगा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को कैसे बढ़ाया है, स्पष्ट कीजिए। या वैश्वीकरण को बढ़ाने में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के की भूमिका को स्पष्ट करिए। इससे भी, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। उत्तर हर तरीके से एक ही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है? वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। तो क्या हुआ उससे? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उदाहरण क्या है? फोन है। का उदाहरण क्या है? ईमेल है। का उदाहरण क्या है? फैक्स है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है? लोगों का आपस में संचार बढ़ रहा है। देशों की जो सीमाएं हैं उनको तोड़ के संचार आगे की ओर बढ़ रहा है। अब देशों की सीमाएं हमारे बातचीत में रुकावट नहीं बनती। पहले क्या होता था, किसी से अगर बात करनी है, बहुत दूर है, मान लीजिए अमेरिका वगैरह में है या आपका यूरोप में, ब्रिटेन में कहीं है, तब तो बात हो पाना असंभव ही था। एक तरीके से चिट्ठी लिखा करते थे। चिट्ठी कितने दिन में पहुंचती थी? 10 दिन में, 12 दिन में, महीनों में। कई बार तो वहीं डाकघर से ही गायब हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। अब क्या है? आज याद आ रही है, अभी याद आ रही है, तुरंत फोन मिलाओ और बात कर लो। तो हम तुरंत क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। उसी तरीके से आना जाना भी हमारा आसान हुआ है। संचार बढ़ा है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, संचार बढ़ा है, परिवहन बढ़ा है। आना जाना, फ्लाइट में बैठो 1 घंटे में पहुंच जाओ। तो क्या हुआ है कि परिवहन और संचार ने लोगों को पास लेकर के आए हैं। ठीक है, लोगों के बीच की जो देशीय दूरियां थी, सीमाओं की जो दूरियां थी, उनको कम किया है। ठीक, ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। ये तो हमें पता ही है। हमारा जो मोबाइल चलता है किस तरीके से चलता है? सैटेलाइट से, उपग्रह से। हमारे यहाँ जो इसरो है जो हमारे यहाँ, ये क्या करता है? सैटेलाइट्स भेजता है, उपग्रह भेजता है, और इन उपग्रहों से जो तरंगें निकलती हैं, उन तरंगों के माध्यम से ही हमारे फोन के जो नेटवर्क हैं वो चलते हैं। तभी तो कई बार हम कहते हैं कि फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे। क्यों नहीं आते? क्योंकि उपग्रह में अगर ठीक तरीके से उपग्रह से हमारे यहाँ तक सिग्नल नहीं आते तो फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है।
ठीक, तो इन्हें हम कैसे ले पाते हैं सुविधाएं? संचार उपग्रहों द्वारा ले पाते हैं। इससे व्यापार में तेजी से विकास हुआ है। इस तरह से विश्व के व्यापारी आसानी से एक दूसरे से संपर्क करने में कामयाब हो रहे हैं। अब देखो, जब से लॉकडाउन लगा, कोरोना हुआ, तब से तो ये चीज और बढ़ गई है। अब भारत के किसी जगह पर, मान लो राजस्थान के गांव में कुछ लोग हैं जो क्या बनाते हैं, हाथ से कढ़ाई करके मान लो बैग बनाते हैं। महिलाएं हैं, एक ग्रुप चलाती हैं, एक समूह चलाती हैं, हाथ से कढ़ाई करके बैग बनाती हैं। क्या करती हैं, बैग बनाया, फोटो खींच के इंस्टाग्राम पर डाल दी, फोटो खींच के फेसबुक पर डाल दी। अब फेसबुक से वहां पे अमेरिका में बैठी कोई लेडी है, उसने देखा, अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, उसने वहीं से तुरंत ऑर्डर दे दिया। यहाँ से महिलाओं ने, जो ग्रुप था, जो बैग बना रही थी, उन्होंने क्या किया, उसे पैक किया और पैक करके उनके एड्रेस पे कोरियर कर दिया। तो आप देखिए, एक देश भारत, दूसरा देश अमेरिका, दोनों के बीच में दूरी कितनी, कई किलोमीटर की, कई 100 किलोमीटर की, 3-4 हजार किलोमीटर दूर तो हमारे यहाँ से कम अमेरिका होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ का उत्पाद आसानी से वहां पे बेचा जा सका। हमारे यहाँ की महिलाओं के द्वारा बने हुए, जो हाथ से बने हुए जो चीजें थी, वो कहाँ पहुंच गई, वहां तक पहुंच गई। चीजों तो छोड़ दो, आप खाने पीने की वस्तुएं भी, अचार, पापड़, बड़ियां, जो अब यहाँ पे बनती हैं, यहाँ के छोटे छोटे गांवों में बनती हैं, उनकी डिमांड, उनकी जो मांग है वो विदेशों में कई गुना है। तो विदेशों से उनके पास में ऑर्डर आते हैं और यहाँ से ये लोग पैक करके उन्हें कोरियर करके भेजते हैं। तो क्या हुआ, वैश्वीकरण और बढ़ा। किसकी वजह से बढ़ा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की वजह से बढ़ा। अगर फेसबुक ना होता, अगर इंस्टाग्राम नहीं होता, अगर व्हाट्सएप नहीं होता, तो वो अपने उत्पाद को किस पे डालते, किसी पे नहीं डाल पाते। उसकी फोटो, उसका प्रचार कहाँ पे करते, कहीं पे नहीं कर पाते। जब कर नहीं पाते तो वहां से उन्हें ऑर्डर नहीं मिलता, ऑर्डर नहीं मिलता तो उनका माल बिकता नहीं, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने देशों के बीच उत्पादों और सेवाओं के प्रसार में भूमिका निभाई है। ये बहुत अच्छे से हमें पता है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, चलें आगे। क्योंकि अब संपर्क करना आसान हुआ है, संपर्क आसान हुआ है, बातचीत आसान हुई है, विचारों का आदान प्रदान करना आसान हुआ है सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों में कैसे मदद करेगा। यानी श्रम कानून जो बनाए जाते हैं, जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं, उनकी काम करने की कुछ नियत दशाएं बनाई जाएं। यानी किसी भी श्रमिक का शोषण ना हो सके, इसको लेकर के कानून बनाना कि आप एक निश्चित घंटे रखेंगे श्रमिक के काम के, आप निश्चित वेतन रखेंगे श्रमिक के काम का। अगर श्रमिक महिला है, काम करने वाली अगर महिला है और उसका बच्चा छोटा है, तो आप उसको क्रैच की सुविधाएं देंगे। आप अगर श्रमिक महिला है तो उसके घर जाने की व्यवस्था करेंगे, अगर आप रात को लेट नाइट में उसे छोड़ रहे हैं या ऑफिस से छुट्टी दे रहे हैं तो सुरक्षित उसके घर जाने को सुनिश्चित करेंगे। तो ये सारी बातें किसमें आती हैं, श्रम कानून में आती हैं। ठीक, तो वही यहाँ पर पूछा है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों में कैसे मदद करेगा। कंपनियां क्या है, प्राइवेट है, निजी है। अब वहां पे जितने ज्यादा श्रम कानून होंगे उतनी ही समस्या होगी, क्योंकि देखिए जो निजी कंपनियां होती हैं वो अपने फायदे के लिए काम करती हैं, अपने लाभ के लिए काम करती हैं। ठीक, वो ज्यादा नियमों में, कानूनों में नहीं बंध सकती,
क्योंकि जितना ज्यादा नियमों कानूनों में बंधेंगे उनका जो लाभ होता है वो कम होता जाता है। ठीक, तो वो नियमों कानूनों में ज्यादा बंधना पसंद नहीं करती, वो स्वच्छंद काम करना चाहती हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वह क्या है, लाभ कमाना है। ठीक, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि श्रम कानूनों में लचीलापन लाया जाए। अगर श्रम कानून बहुत कड़े ना होकर के लचीले होंगे तो कंपनियों में कैसे मदद होगी। नंबर 1, कंपनियां छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रख सकती हैं। अभी अगर सरकार ये कानून बना दे कि आपको जल्दी, आपने जो भी श्रमिक रखा, जैसे मान लीजिए एक कंपनी में मैं ही काम करने के लिए गई, अब सरकार का ये नियम है कि आपको कम से कम 6 महीने के पहले आप उसको काम से नहीं निकाल सकते। मान लो मैंने अप्लाई किया और एक कंपनी में अप्लाई किया, तो कंपनी के लिए ये नियम है सरकार का कि आप 6 महीने से पहले इनको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वो कंपनी मुझे नौकरी देने में 4 बार सोचेगी। क्यों? क्योंकि उसका काम तो है 2 महीने का, 2 महीने में मेरे को जो काम मिलना है वो खत्म हो जाएगा, मेरे को जो काम मिला है वो 2 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर बाकी के 4 महीने के लिए वो क्या करेगी, बाकी के 4 महीने का काम तो है नहीं पर वेतन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नियम है, तो कंपनी क्या करेगी, नहीं रखेगी मुझको। लेकिन अगर वहीं पर ही ये नियम लचीला हो, कठोर ना होकर के ये नियम लचीला होगा, तो कंपनी क्या कहेगी, चलिए हमारे यहाँ पर अभी सिर्फ 2 महीने का काम है, आप आइए और हमारे यहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब कम से कम मुझे 2 महीने का तो काम मिला, वो 6 महीने की बजाय मुझे 2 महीने का ही मिला, पर काम तो मिला। कुछ ना मिलने से तो अच्छा मुझे 2 महीने का काम मिला। और वो कंपनी जिसका काम रुक गया था 2 महीने, वो उसने अपना काम करा के वो काम भी खत्म हो गया। तो उससे क्या होगा, कंपनियां छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को काम पर रख सकेंगी, यानी श्रमिक को कम अवधि के लिए काम पर रखा जा सकेगा। उससे कंपनी का भी फायदा होगा और जो श्रमिक 2 महीने के लिए आया है उसे 2 महीने के कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसका भी फायदा होगा। दूसरा बात, कंपनियां मजदूरों को अनुबंध पर काम पर रख सकेंगी। ठीक, अगर कठोर होंगे नियम तो कंपनियां क्या करेंगी, लोगों को रखना बंद कर देंगी। अब नियम लचीला होगा तो कंपनी क्या करेगी, लचीला नियम है हमारा और आपका, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 साल का अनुबंध हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो काम था वो सिर्फ 1 साल में खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए अब कंपनियां क्या कर सकती हैं, अनुबंध पर रख लेंगी। अगर मान लो मुझे किसी कंपनी ने रख लिया, ठीक है, अब सरकार का अगर ये नियम है कि मुझे 2 साल से पहले निकाल ही नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगी, मैं अच्छा काम ही नहीं करके दूंगी। मुझे पता है ये बात, श्रमिक हूं मैं, मुझे पता है ये बात कि भैया सरकार का ये नियम है कि जिस कंपनी में एक बार मैं चली गई 2 साल से पहले तो वो मुझे निकाल ही नहीं सकते, तो मैं अच्छा काम करके नहीं दूंगी। ठीक, जब मैं अच्छा काम करके नहीं दूंगी तो किसका कार्य प्रभावित होगा, कंपनी का, कंपनी का उत्पादन प्रभावित होगा, कंपनी का काम प्रभावित होगा। तो कंपनी मुझे रखना चाहेगी, नहीं रखना चाहेगी। अगर ये नियम लचीला होगा तो कंपनी ने मान लो आज मुझे रखा, अब मेरे अंदर भी डर रहेगा कि भाई ऐसा है कंपनी तो मुझे कभी भी निकाल सकती है, तो मैं अच्छा काम करके दूंगी। प्लस कंपनी भी मेरी परफॉर्मेंस को देखती रहेगी, कंपनी देखेगी अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे आगे काम करवाएगी, अगर लगेगा मैं अच्छा काम नहीं करके दे रही, मुझे निकाल के किसी दूसरे को रख लेगी। तो जो कंपनी का काम है वो प्रभावित नहीं होगा दोनों ही बातों में। तो इसीलिए फायदा क्या होगा कि कंपनी मजदूरों को अनुबंध पर रख सकती है कि हम आपको 6 महीने के लिए रखते हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगी तो हम आगे आपको कंटिन्यू करेंगे, अगर आप अच्छा काम नहीं करके देंगी तो हम आपको निकाल देंगे। तो मैं भी डर के मारे क्या करूंगी, अच्छा काम करके दूंगी, क्योंकि मुझे ये डर रहेगा कि नहीं तो 6 महीने बाद ये मुझे निकाल देंगे।
तो मैं अच्छा काम करके दूंगी, तो उससे दोनों लोगों को फायदा होगा। तीसरा, यहाँ पे हमें मेन बात करनी है कंपनियों में। तीसरा, श्रम कानून में लचीलेपन के कारण कंपनी के लिए मजदूरों की लागत में कमी आती है। अब देखो, अगर श्रम कानून लचीले होंगे तो कंपनी की लागत में कमी आएगी। अगर कंपनी की लागत में कमी आएगी, लागत क्या होता है? मान लो मैं कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ, ठीक, मान लो मैं ये जो पेन है इसको बनाने का ही व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ, तो मेरी क्या कोशिश रहेगी कि ये पेन मेरी फैक्ट्री से जब बन के निकले तो कम से कम पैसों में बन के निकले। मेरी क्या कोशिश रहेगी कि जब ये पेन मेरे पास से निकले तो कम से कम पैसों में बन के निकले मेरे यहाँ से। क्यों? क्योंकि तभी तो मैं इसे ज्यादा रुपए में बेच सकूंगी और मुझे ज्यादा फायदा हो सकेगा। ऐसा ही कर चाहूंगी मैं, यानी मैं अपनी लागत, जो पैसा मैं शुरू में लगा रही हूं, मैं अपनी लागत को हमेशा कम रखना चाहूंगी। अब वो हर तरीके से मैं क्या चाहूंगी कि कच्चा माल मुझे सस्ता मिल जाए, जो लेबर, जो श्रमिक ये पेन बनाए वो मुझे सस्ते मिल जाए, जो बिजली मशीन को चलाने में लगे, इस पेन को बनाने में मशीन चलेगी, जो बिजली मशीन को चलाने में लगे वो मुझे सस्ती मिल जाए, ठीक है। जो जगह जहां पर मैं अपनी फैक्ट्री डालूं वो मुझे सस्ती मिल जाए। इन सब से मेरी जो लागत है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब लागत मेरी कम होगी तो मेरा जो मुनाफा होगा वो ज्यादा होगा, ठीक, यही मैं चाहूंगी हमेशा। तो जब कानून लचीले होंगे तो कंपनी की लागत जो होगी मजदूरों की वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब मजदूरों की को देने वाले पैसे कम हो जाएंगे कंपनी के, तो कंपनी की लागत कम हो जाएगी, मुनाफा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए कंपनियों के लिए फायदा होगा। तो 3 कारण हमने देखे किस तरीके से अगर श्रम कानूनों में लचीलापन आएगा तो कंपनियों को फायदा होगा, ठीक। चलें आगे अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए, ठीक। विदेशी निवेश कौन करता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं विदेशी निवेश, ठीक है। ठीक, हमें कोई 3 उपाय सुझाने हैं जिससे कि हमारे यहाँ ज्यादा विदेशी निवेश आ सके। नंबर 1, हम क्या कर सकते हैं? विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटाया गया। क्या किया हमने? विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटा दिया। जैसा मैंने पहले उदाहरण देकर बताया था, सैमसंग जो कंपनी है, साउथ कोरिया की जो कंपनी सैमसंग यहाँ पर आना चाहती है, मोबाइल बनाना चाहती है, विदेशी निवेश करना चाहती है, ठीक। लेकिन हमने अगर प्रतिबंध लगा दिए तो वो निवेश बिल्कुल नहीं करेगी। अगर हमने उसे क्या कहा, भैया आप आओ, आप पर कोई रोक नहीं है, आराम से आओ, मोबाइल बनाओ, हम आप पर किसी तरीके की रोक नहीं लगाते, बल्कि हम आपको बिजली भी कम पैसों में उपलब्ध कराएंगे, ये कहा हमारी सरकार ने। तो कंपनी आएगी, अपना निवेश लेके आएगी, विदेशी निवेश बढ़ जाएगा, ठीक। नंबर 2, तकनीकी तथा विदेशी कच्चे माल के आयात पर से प्रतिबंध हटाया गया। क्या किया गया हमारे यहाँ? दूसरा काम, जिससे कि हमारे यहाँ विदेशी निवेश बढ़े। जो तकनीकी या विदेशी कच्चे माल थे, देखो जब भी कभी कोई कंपनी आएगी, कुछ बनाने के लिए आएगी, कोई ना कोई उत्पाद बनाएगी, मान लो मार्कर बनाएगी, मान लो कपड़ा बनाएगी, कुछ भी चीज बनाएगी, उत्पादन करेगी, उसका उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत होगी, ठीक होगी ना, कच्चे माल की जरूरत होगी। अगर उसे सस्ता कच्चा माल मिलेगा तो उसकी लागत क्या होगी? कम होगी, ठीक। महंगा कच्चा माल यहाँ पे मिलेगा, लागत ज्यादा होगी। तो कंपनी हमारे यहाँ या कंपनियां
आप भी अगर कोई बिजनेस खोलोगे, कोई व्यवसाय खोलोगे, तो आप क्या सोचोगे, ऐसी जगह खोलते हैं जहां पे कच्चा माल सस्ता मिल जाए, जहां पे कच्चा माल आसानी से मिल जाए, जिससे कि क्या हो, हमें सस्ता माल मिलेगा तो हमारा जो उत्पादन होगा या जो हमारा अंत प्रोडक्ट बनेगा, अंतिम उत्पाद बनेगा, वो सस्ता बनेगा और हमें ज्यादा मुनाफा हो सकेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ क्या किया गया कि जो विदेशी कच्चा माल आता है उसके आयात पर जो प्रतिबंध लगते हैं उनको हटा लिया गया। जब आयात पर प्रतिबंध को हटाया गया तो विदेशी कच्चा माल सस्ता मिलने लगा। जब विदेशी कच्चा माल सस्ता मिलने लगा तो विदेशी निवेश यहीं पर होगा। अब देखो इसे एक तरीके से और समझो। सैमसंग फोन मान लो या फिर कोई दूसरा फोन, जैसे ये फोन है, इस फोन में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें लगती हैं। एक बैटरी होती है, एक चिप होता है, अलग से प्लास्टिक की बॉडी होती है, ठीक। ये सब क्या है, इसका कच्चा माल है। ये हमारे यहाँ नहीं मिलता, दूसरी जगह से आएगा हमारे यहाँ। मान लो चीन से आता है हमारे यहाँ पर। सैमसंग हमारे यहाँ मोबाइल बना रही है नोएडा में, ठीक। उसे इन सारे सामानों की जरूरत होगी, ठीक है। इन सारे सामानों को वो नोएडा में मंगाएगी, फैक्ट्री के अंदर इकट्ठा करके अलग अलग उसमें लगाएगी और मोबाइल तैयार करेगी, ठीक है। अगर उसे बैटरी सस्ती मिले, अगर उसे चिप सस्ती मिले, तो वो हमारे यहाँ पर ही विदेशी निवेश करना चाहेगी। अब चीन से मंगाएगी, वो चीन से मंगाएगी। हमने चीन से आने वाले सामान पर, चीन से आयात करने वाले सामान पर हमने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। हमने कहा चीन से कोई भी सामान आएगा तो उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा कर देंगे तो जो सैमसंग कंपनी है उसको बैटरी महंगी मिलने लगेगी, उसको चिप महंगी मिलने लगेगी। अब जो मोबाइल बनके उसका तैयार होता था 100 रुपए में, अब वो 1000 रुपए में तैयार होगा। जब 1000 रुपए में तैयार होगा तो बेचेगा कितने में, 2000 का तो बेचेगा कम से कम। 2000 का इंसान खरीद ही नहीं पा रहा, भारत के लोगों की इतनी आय नहीं है कि वो खरीद पाए, तो उसका सामान हमारे यहाँ तो बिकेगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब ये है कि वो हमारे यहाँ विदेशी निवेश करने का इच्छुक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, चीन से सामान आएगा, हम कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। अब चीन से सामान आया, पूरा मोबाइल उसका बन के तैयार हो गया 200 रुपए का, 200 रुपए का बन गया, उसने 1000 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। 1000 रुपए का बेचा, लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया, उसको फायदा ही फायदा हो गया, तो वो हमारे यहाँ निवेश करेगा, ठीक। तीसरा, उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को हटाया गया। उद्यम जब लगते हैं, मान लीजिए कोई भी आपका उद्योग लगेगा, तो हमें सरकार के पास में क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है एक सर्टिफिकेट लेने कि भाई हम उद्योग लगा सकते हैं, किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। इस तरीके का लिख के सरकार एक नोटिस देती है या एक पर्चा जैसा देती है। हमने क्या किया, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए ये लाइसेंसिंग जो होती थी वो खत्म कर दी। अब उससे क्या होगा, आप सीधे आओ, विदेशी निवेश करो, अपना उत्पादन शुरू कर दो। आपको सरकारी दफ्तरों की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, अधिकारियों से मिलने की जरूरत नहीं है कि जब तक वो लिख कर दें तब तक आपका उत्पादन शुरू नहीं हो सकता। अब आप आसानी से शुरू कर सकते हैं उत्पादन, आपको किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा काम हमने क्या किया, उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग जो प्रथा थी उसको खत्म किया। तो इन तीनों तरीकों से या इन तीनों कामों से हमारे यहाँ विदेशी निवेश क्या हुआ, बढ़ने लगा, ठीक है। समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पूछ ही लिया है, देखिए, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, एक क्वेश्चन। दूसरा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन करिए। वैश्वीकरण क्या है हम देख चुके हैं, अब हमें बताना है कि इस प्रक्रिया में सहायक कौन कौन से कारण हैं। नंबर 1, परिभाषा तो आपको पता ही है
एक बार देख लेते हैं। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेश निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। यानी अलग अलग देशों के बीच में जो उत्पादों को लेकर के और जो सेवाओं को लेकर के एकीकरण है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, अब वैश्वीकरण बढ़ किससे रहा है, किन किन कारणों की वजह से वैश्वीकरण बढ़ रहा है। सबसे पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अभी हमने देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से वैश्वीकरण बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इससे विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक पास आ रहे हैं। जैसे गूगल या फिर फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पर है हमारा, अमेरिका के अंदर में है आपका। ठीक है, लेकिन फेसबुक तो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेवाएं हमें भी दे रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां अमेरिका का और भारत का एकीकरण हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है फेसबुक, उसकी वजह से दो देशों का एकीकरण हो रहा है। ठीक, तो और फेसबुक साउथ अफ्रीका में भी है, आपका ब्राजील में भी है फेसबुक, वहां के लोग भी फेसबुक चलाते हैं। तो कई सारे देशों में फेसबुक काम कर रहा है। कंपनी अमेरिका की है, काम सब जगह कर रही है। तो देश क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। किसकी वजह से, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी फेसबुक की वजह से। ठीक है, यानी वैश्वीकरण हो रहा है फेसबुक की वजह से, ट्विटर की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, गूगल की वजह से, यूट्यूब की वजह से। ठीक है, आगे चले। दूसरा कारण है उन्नत प्रौद्योगिकी। ये तो बिल्कुल सही बात है, प्रौद्योगिकी की वजह से ही हम विदेशों से जुड़ पा रहे हैं। मैंने अभी आपको उदाहरण देकर के समझाए थे कई सारे, वही सारी बातें इसमें आएंगी। प्रौद्योगिकी की वजह से ही हम जुड़ पाए हैं विदेशी लोगों से, या विदेशी हमसे जुड़ पाए हैं। आज हम भारत में बैठे बैठे ही अमेरिका के या ब्रिटेन के किसी भी डॉक्टर से, किसी भी अध्यापक से, किसी भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक से क्या कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उनके यहाँ जो रिसर्च हो रही है, उनके यहाँ जो शोध हो रहा है, उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। किस वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से। ठीक है, नंबर 3, उदारीकरण। उदारीकरण तो है ही, क्या बताया था मैंने, अगर मान लीजिए हमारी सरकार, उदारीकरण क्या था, प्रतिबंध और अनुबंधों को हटाना। अगर हमारी सरकार प्रतिबंध लगाती तो क्या साउथ कोरिया की सैमसंग फोन बनाने वाली कंपनी हमारे यहाँ आके फोन बनाती? नहीं बनाती। हमारी सरकार ने उदारीकरण दिखाया, हमारी सरकार ने उदार व्यवहार दिखाया, हमने उदारीकरण को अपनाया। इस वजह से साउथ कोरिया जो कि दूसरा देश है, उसकी कंपनी सैमसंग हमारे यहाँ आई, यानी उसकी सेवाओं का हम लाभ ले रहे हैं, हम लाभ ले पा रहे हैं। तो उदारीकरण से भी क्या हुआ, वैश्वीकरण बढ़ा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं, किंतु इसके साथ साथ व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बना दिया है। तो वैश्वीकरण बढ़ गया है। ठीक है, समझ में आया।